हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिशांक। इस लेक्चर में दोस्तों हम रिस्क असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, रिस्क असेसमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथोडोलॉजी है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और स्पेशली हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो रिस्क असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों हम मिस्टेक प्रूफिंग, एरर प्रूफिंग की थिंकिंग रखते हैं। अगर किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं और मिस्टेक प्रूफिंग या फिर एरर प्रूफिंग हमें इम्प्लीमेंट करना है प्रॉपर दोस्तों, तो उसके लिए हर स्टेप पे जो रिस्क आ रहा है उसको हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। उस पर बेस होकर दोस्तों हमें एक एक्शन प्लान प्रिपेयर करके अपने डिसीजंस लेने होते हैं दोस्तों। रिस्क असेसमेंट हर स्टेज पे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चाहे वो प्लानिंग फेज़ है, चाहे वो डू फेज़ है, चाहे चेक फेज़ है, चाहे एक्ट फेज़ है। यानी प्लानिंग में है या फिर ऑपरेशन में है या फिर इवैल्यूएशन में है या फिर इम्प्लीमेंटेशन में है। जैसे दोस्तों प्लानिंग का एक एग्जांपल ले लूँ मैं। अगर हमें क्रैंकशाफ्ट रिक्वायरमेंट है, हमें क्रैंकशाफ्ट प्रोक्यूरमेंट करना है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए हम एक सप्लायर ए पे ही डिपेंडेंट हो गए कि सप्लायर ए से हम क्रैंकशाफ्ट ले लेंगे और एट एट द लास्ट मोमेंट वो हमें सप्लाई नहीं दे पाया दोस्तों, तो हमारा डिस्पैच फेलियर होगा। हो सकता है वो सप्लाई इसलिए ना दे पाया, उसके पास मैन पावर की शॉर्टेज हो गई, या फिर उसकी मशीन ब्रेक डाउन में चली गई, या फिर उसे उसके सप्लायर से रॉ मटेरियल नहीं मिला। तो हम उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते सप्लायर ए से। तो ये एक तरह का रिस्क है। तो प्लानिंग फेज में हम काम कर रहे हैं तो हमने इस रिस्क को इवेल्युएट किया कि हम सिर्फ सप्लायर ए पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसीलिए हमने एक अल्टरनेट सप्लायर बी और सी डेवलप कर रखा है क्रैंकशाफ्ट को की प्रोक्यूरमेंट के लिए। तो ये एक तरह का रिस्क है और उसके लिए हमने एक्शन प्लान लिया कि हमने सप्लायर बी और सप्लायर सी को डेवलप कर रखा है। उसके सैंपल्स भी अपनी क्वालिटी टीम से अप्रूव करा रखे हैं दोस्तों। तो प्लानिंग फेज में इस तरह से हमने रिस्क असेसमेंट किया। चाहे वो प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग हो, चाहे वो प्रोडक्शन प्लानिंग हो। प्रोडक्शन प्लानिंग में भी इसी तरह करते हैं दोस्तों। मशीन का हमारे पास कंटीजेंसी प्लान होता है, मैन पावर का कंटीजेंसी प्लान होता है। तो कंटीजेंसी प्लान हम इसीलिए बनाते हैं क्योंकि हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं दोस्तों। उसी तरह ऑपरेशन फेज में दोस्तों अगर हम किसी एक ऑपरेटर पे डिपेंडेंट रहे और हमने ये सोचा कि इस ऑपरेटर पे ही डिपेंड होकर हम, मान लीजिए हमें कोई गियर सप्लाई करना है, तो उस गियर की मैन्युफैक्चरिंग करके हम सप्लाई कर देंगे, डिस्पैच कर देंगे। तो हो सकता है कि हमसे ये मिस्टेक हो जाए, ऑपरेटर की तबीयत ख़राब हो गई, वो नहीं आया, तो डिस्पैच फेलियर हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए सेम कॉम्पिटेंसी का हमें कम से कम एक या फिर दो ऑपरेटर डेवलप करना होगा। उन्हें प्रॉपर टाइमिंग देनी होगी, उन्हें प्रॉपर उस प्रोडक्ट पे वर्किंग करा के रखना होगा जिससे कि वो लास्ट मोमेंट पे अच्छा परफॉर्म कर सकें और हमारा डिस्पैच फेलियर ना हो या फिर क्वालिटी फेलियर ना हो। तो ऑपरेशन फेज़ में दोस्तों जैसे कि हम मशीन का कंटीजेंसी प्लान बनाते हैं, मैन पावर का कंटीजेंसी प्लान बनाते हैं। तो ये ज़रूरी है। किसी मशीन पे भी हम एक पर्टिकुलर मशीन ए पे डिपेंड नहीं रह सकते। हमने मशीन बी और मशीन सी सेम कॉम्पिटेंसी की हमारे पास हैं और हम एरर प्रूफ रखेंगे अपने प्रोसेस को कि हमारा डिस्पैच फेलियर या फिर क्वालिटी फेलियर नहीं होगा। तो प्लानिंग हो गया दोस्तों, ऑपरेशन हो गया, इवैल्यूएशन। अब मान लेते हैं दोस्तों हमारा कोई इंस्पेक्टर है रमेश, उस पर हम पर्टिकुलरली पूरी तरह डिपेंड हो गया किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इंस्पेक्शन के लिए। तो वो इवैल्यूएट करता है, प्रोडक्ट इवैल्यूएटर है, पर हम सिर्फ हमारे पास एक ही इवैल्यूएटर है और लास्ट मोमेंट पे वो नहीं आ पाया, लास्ट मोमेंट पे उसका एक्सीडेंट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, लास्ट मोमेंट पे उसे कोई पर्सनल वर्क आ गया, वो नहीं आ पाता है, तो हम उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं दोस्तों। तो हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस रुक जाएगा। इसीलिए सेम कॉम्पिटेंसी के हमने दो इवैल्यूएटर और डेवलप किए दोस्तों, उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन किया और उनको एक्सेप्ट किया, तो उन्हें अप्रूव किया। तो हमारे पास अब 3 इवैल्यूएटर हैं, तो किसी भी केस में हमारा इवैल्यूएशन प्रोसेस स्टॉप नहीं होगा। तो दोस्तों हमने प्लानिंग, ऑपरेशन, इवैल्यूएशन फेज तीनों का रिस्क असेसमेंट समझ लिया। उसी तरह इवैल्यूएशन कर रहे हैं दोस्तों, हम किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग इक्विपमेंट पे ही डिपेंड हो गए,
तो हमारे पास और भी सोर्सेज होते हैं। हमारा टेस्टिंग इक्विपमेंट लास्ट मोमेंट पे ख़राब हो जाए तो हमारे पास और भी सोर्सेज होने चाहिए जहाँ से हम टेस्टिंग करवा सकते हैं। तो इस तरह से हमने रिस्क असेसमेंट किया और उसका प्रॉपर एक्शन प्लान है हमारे पास दोस्तों। उसी तरह इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में मान लेते हैं दोस्तों कोई ट्रेनर है, हमारे कंपनी में सिर्फ एक ही ट्रेनर है और हम उस पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं। तो शॉप फ्लोर से रिलेटेड ट्रेनिंग वो देता है और मान लेते हैं उसने रिज़ाइन कर दिया तो कोई ट्रेनर ही नहीं है अब हमारे पास, तो हमारी ट्रेनिंग प्रोसेस वीक हो जाएगा, उससे कई सारे इफ़ेक्ट आएंगे हमारे प्रोसेस पे। तो कम से कम 2 से 3 ट्रेनर हों, कंपीटेंट हों। तो हर तरह की रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों प्रोसेस में, क्योंकि इसी से हम अपने प्रोसेस को एरर प्रूफ बना सकते हैं, मिस्टेक प्रूफ बना सकते हैं दोस्तों, और फेलियर प्रूफ बना सकते हैं दोस्तों। और रिस्क असेसमेंट यही कहता है कि रिस्क बेस्ड थिंकिंग हमें रखना है, यानी जो भी रिस्क जनरेट हो सकते हैं उनको पहले से ही नोट डाउन कर लें, फिर उसके लिए प्रॉपर एक एक्शन प्लान बना लें और उस एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग हम आगे के डिसीजंस लेंगे। दोस्तों क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक पीडीएस साइकिल होता है, एक प्रोसेस अप्रोच होता है और एक रिस्क असेसमेंट होता है। तो तीनों आपस में कोऑर्डिनेट होके चलते हैं, ये तीनों एक गियर की तरह हैं, आपस में तीनों के टीथ्स मैश करते हैं और एक दूसरे को मूव कराते हैं। यानी रिस्क असेसमेंट पीडीसीए अप्रोच को सपोर्ट करता है, पीडीसीए अप्रोच प्रोसेस अप्रोच को सपोर्ट करती है, प्रोसेस अप्रोच रिस्क असेसमेंट को अप्रोच करता है, आपस में एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। रिस्क असेसमेंट हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फेलियर प्रूफ या फिर एरर प्रूफ बनाने के लिए। आई होप मुझे दोस्तों आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और मैं ऐसे और भी लेक्चर आपके लिए लाता रहूँगा। बस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।